आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है जी मर्ज का और रैप टेक्स्ट का। ठीक है। अगर आप एक कॉलम के अंदर या रो के अंदर डाटा लिख रहे हैं और डाटा उस कॉलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शीट बना रहा हूँ, सीरीज नंबर यहाँ पे लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, और या फिर आप रोल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आप नेम। तो सीरीज नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर दिए 1 2 और 3। तो ये तो आपके सेल को क्रॉस नहीं कर रहे। रोल नंबर भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पे रोल नंबर्स को एंटर करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब आप नाम एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो अब आपके सामने यहाँ पे क्या हुआ कि ये मोहम्मद का जो मीम था वो यहाँ पे, मीम कह रहा हूँ एम, वो यहाँ पे रह गया और बाकी एडी और आसफ उससे आगे निकल चुका है। इसी तरीके से अगर हम एक और नाम लिखते हैं, कामरान जावेद मैंने लिखा, तो इसका जो ए बी ई डी है ये अपने सेल से बाहर निकल चुका है। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका डिजिग्नेशन लिख देते हैं तो ऐसा महसूस होगा, अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये दूसरे कॉलम के अंदर चला गया, हालांकि दूसरे कॉलम में गया नहीं है, ये इसी सेल के अंदर और इसी कॉलम के अंदर है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल ही यहाँ से गायब हो चुका है। अगर मैं इसको लिखता हूँ ऑडिट ऑफिसर, तो अब ये भी बिल्कुल गायब हो चुका है और ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे अगले कॉलम के अंदर चला गया। तो हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, अगर हमारे पास जगह थोड़ी है और स्पेस कम है और डाटा ज्यादा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। एक ऑप्शन हमारे पास है रैप टेक्स्ट की, कि हम टेक्स्ट को कैसे रैप कर सकते हैं, लपेट सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बटन मौजूद है, यहाँ पे अलाइनमेंट के रिबन में होम का टैब है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मर्ज एंड सेंटर के ऊपर रैप टेक्स्ट है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा इन सेल्स के अंदर, इस कॉलम के अंदर रैप होके ऊपर नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस रैप टेक्स्ट को यूज नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि ये डाटा इसमें फिट होता चला जाए, एडजस्ट होता चला जाए, तो जो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो है जी फिट टू श्रिंक की, फिट टू श्रिंक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो मैंने यहाँ पे अब एक रो इंसर्ट की है, ये वाली, मैं अब दोबारा अगर यहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैंने शिफ्ट और स्पेस को प्रेस किया और फिर कंट्रोल प्लस को प्रेस कर दिया। अब मैं मजीद रोज इंसर्ट करना चाह रहा हूं, अब सिर्फ F4 को प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है रैप और टेक्स्ट और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है जी श्रिंक का, श्रिंक टेक्स्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको हम श्रिंक कर सकते हैं और या फिर हम उसको रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट को रैप किया हुआ है। तो अगर हम श्रिंक पे जाना चाहेंगे तो श्रिंक के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल 1 को प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आपका माउस अगर आपके हाथ में है तो ये वाला बटन, ये जो छोटा सा बटन अलाइनमेंट के बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे एरो की बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ये वाला, इसका नाम है फॉर्मेट सेल का। यही डायलॉग बॉक्स अगर मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करूं, कंट्रोल 1 से मुराद क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये वाला 1 जो कि बिल्कुल क्यू के ऊपर वाला 1 है, जिसको अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वहां पे जो 1 लिखा हुआ है, एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज का की पैड है जो बिल्कुल आपके राइट साइड के ऊपर होता है, उसमें ABC नहीं होते। एक आपके पास ये लंबे वाला की पैड है जिसको अल्फा न्यूमेरिक की पैड कहा जाता है, टैब के बटन के बिल्कुल ऊपर 1 है, इसको आप प्रेस करेंगे तो भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल 1 को प्रेस करें तो अब आप देखेंगे यहाँ पे श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट का जो यहाँ पे कम्बो, ये जो इसका बॉक्स है यहाँ पे, ये अभी एक्टिवेट नहीं है। ये तब एक्टिवेट होगा जब हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट को खत्म कर देंगे। तो अब इसको जैसे ही ये चेक बॉक्स को हम यहाँ से अनचेक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर रैप टेक्स्ट है तो फिर ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर श्रिंक टू फिट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप अब क्या देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये इस सेल के अंदर अपने आप को फिट करता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा। हम चाहे इसके साइज को यहाँ से जितना मर्जी बड़ा कर दें, ये देखें मैं इसको इस वक्त 72 के ऊपर ले जा चुका हूं, लेकिन ये अपने आप को यहाँ पे फिट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से कॉलम के साइज को बड़ा करते चले जाएंगे तो ये उतना ही बड़ा होता चला जाएगा जितना इसका साइज है। ये देखेंगे इसने 72 पे जाना है, लेकिन चूंकि इसको जगह नहीं मिल रही वहां पे, तो इसने अपने आप को श्रिंक किया हुआ है। अब अगर दोबारा अगर इसका कॉलम को तंग कर दूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये टेक्स्ट अगेन अपने आप को श्रिंक करता चला जाएगा, और जितना जितना कॉलम ओपन होता रहेगा
उतना उतना ये अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर आता चला जाएगा। ठीक है, तो श्रिंक टू फिट और रैप टेक्स्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, श्रिंक टू फिट का यूज जो है वो अक्सर लोग नहीं किया करते, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा जी, इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रैप टेक्स्ट किया हुआ है, और इसको भी जरा कॉलम के साइज को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये रैप हो सके। बाज लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हम एक सेल के अंदर अगर कुछ लिखें, मिस्र मैंने अपना नाम लिखा और उसके बाद नीचे हमें एक और स्पेस मिल जाए जिसमें मैं रहमान लिख लूं, ठीक है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए और इंटर को प्रेस कर देना है। आल्ट के बटन और इंटर को प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये गौहर रहमान जो है ये 2 लाइंस के अंदर एक सेल के अंदर लिखा जा चुका है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। और दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि आल्ट और इंटर जो है ये रैप टेक्स्ट की शॉर्ट की है। आल्ट और इंटर, आल्ट का बटन प्रेस करें और इंटर को प्रेस कर दें तो आपके पास ये शॉर्ट की किसकी है, रैप टेक्स्ट की। अच्छा जी, और ये क्या है जी, फॉर्मेट सेल। और उसके बाद हमारे पास मर्ज एंड सेंटर आ जाता है। अब मर्ज एंड सेंटर को हम किस लिए यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है, हम क्यों यूज करना चाहते हैं? दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में मर्ज किया जा सकता है, लेकिन डेटा को मर्ज नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग ये पूछते हैं जी कि हम दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, दो सेल्स के डाटा को मर्ज करना चाहते हैं। कभी भी दो सेल्स के डाटा को मर्ज नहीं किया जा सकता। जब हम दो सेल्स के डाटा की बात करते हैं तो उसके लिए कंकाटिनेट का लफ्ज यूज होता है, ज्वाइंट टेक्स्ट का लफ्ज यूज होता है, और ज्वाइंट टेक्स्ट का फंक्शन एक्सेल 365 के अंदर मौजूद है, और कंकाटिनेट का फंक्शन हमारे पास 2007 से चला आ रहा है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे मौजूद है। तो अगर दो सेल्स के डाटा को आपस में एक करना हो तो उसको मर्ज करना नहीं कहते, उसको कहते हैं कंकाटिनेशन या टेक्स्ट ज्वाइन। और अगर दो सेल्स को मर्ज करना हो या 3 या 4 सेल्स को मर्ज करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। मैंने अब यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन की, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये सारे के सारे सेल्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब अगर दोबारा इनको अनमर्ज करना हो तो फिर आप दोबारा मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से ये अनमर्ज हो चुके हैं। अब होता क्या है कि आपके पास अगर 4 सेल्स आपने सेलेक्ट की या 2 किए और सब के अंदर डाटा लिखा हुआ है और आप मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि जी अपर लेफ्ट साइड वाला डाटा जो है वो रहेगा और बाकी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये मोहम्मद आसिफ रहेगा, बाकी सारा कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा। करके देखें, ये देखें क्या हुआ, मोहम्मद आसिफ रह गया, बाकी सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि उसने आपके सेल्स को आपस में मर्ज कर दिया है। बाद सूरतों में हमारे पास क्या होता है कि हम सेल्स को मर्ज तो करना चाहते हैं लेकिन अक्रॉस उसकी मर्जिंग चाहते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला काम किया और सिलेक्शन करने के बाद आपने मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया तो मैसेज तो वही आ जाएगा आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको मर्ज करें यहां तक और इसको मर्ज करें यहां तक। ये जो आपके कॉलम वाइज मर्जिंग है इसकी बात हो रही है। तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और मर्ज अक्रॉस के ऊपर क्लिक कर दें तो अब आप देखेंगे ये यहाँ तक मर्ज हो चुका है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है। और डाटा भी आपका यहाँ पे मौजूद है, डाटा को उसने डिस्कार्ड नहीं किया। अगर आप दोबारा अनमर्ज करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर दें या फिर आप अनमर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने यहाँ पर यह डाटा अनमर्ज हो जाता है। अब डाटा को हम मर्ज किस लिए करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम इसको मर्ज करते हैं? देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर लिख दिया, यहाँ पे उसका नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसका लिखा जी टाइम इन और यहाँ पे लिख दिया जी टाइम आउट, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस एम्प्लॉय को मैंने इन करना है तो किसी डेट में इन करना है, आउट करना है तो किसी डेट पे मुझे इसको आउट करना है, तो लिहाजा किसका मतलब क्या होगा कि इन दो सेल्स को, ये दो सेल जो है ये हेड करेंगे इस टाइम इन और टाइम आउट को। और हेड किस लिहाज से करेंगे कि मुझे यहाँ पे डेट लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जनवरी 2022। अब क्या होगा कि इन दोनों को जब मैं आपस में सेलेक्ट करूंगा और मर्ज करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो सेल है ये इन दोनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जस्ट इन दोनों को यहां से सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आके क्लिक कर दिया तो आपके सामने यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मेट बन चुका है। जब ये हो चुका है तो उसके बाद अब इसको भी इसके बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे
ऊपर वाले सेल के साथ मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपको सिर्फ F4 को प्रेस करना है, क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका है और लास्ट एक्शन रिपीट की जो शॉर्ट की है वो है F4। अब यहां से लेकर यहां तक आप सिलेक्शन करें, Alt HBA से इसको बॉर्डर असाइन करें, तो आपको नजर आएगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बन चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर इसका डे भी आना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2022 को क्या डे था, तो इसका मतलब है कि इन दो सेल्स को फिर से हमें मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले वो फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं जो हमें ऑटो डे डे जो है यहाँ पे देता रहे। तो टेक्स्ट का फंक्शन हम यूज करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे हम सिर्फ आज इस फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इस मर्ज के लिए, बाकी हमारा अभी तक फंक्शंस हमने शुरू नहीं किए, उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ से डे लेना है, तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम यहाँ पे 3 दफा लिख लें। अगर 4 दफा लिखेंगे तो पूरा डे दे देगा, तो लिहाजा हमने यहाँ पे 3 दफा लिख दिया और इंटर को प्रेस कर दिया। तो इसने आपको बताया कि 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। और अगर इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अब ये सैटरडे 1 जनवरी 2022 टाइम इन और टाइम आउट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों को फिर हमें मर्ज करेंगे, तो अब दोबारा फिर मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। अब F4 को प्रेस करें, लास्ट एक्शन रिपीट की है, आपको यहाँ पे क्या करना है, F4 को प्रेस करना है और यहाँ पे भी आपको F4 को प्रेस करना है। अब दोबारा फिर आप Alt HBA से इसको बॉर्डर असाइन कर दें। अब आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए आप ये मिडल और सेंटर के बटन को यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद अब आप इसको अगर थोड़ा सा रो के साइज को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। और अब आप इसको बोल्ड भी करना चाहते हैं, चूंकि ये हेडिंग्स है तो आपने कंट्रोल बी को प्रेस किया और बोल्ड कर दिया। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस बॉर्डर को थिक बॉर्डर असाइन किया जाए तो Alt HBT को प्रेस करें, तो इसको थिक बॉर्डर यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब ये वाला सेट एक कंप्लीट हम कर चुके हैं। सैटरडे है, 1 जनवरी है, टाइम इन है, टाइम आउट है। अब क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल टाइम ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल टाइम है इसको भी रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये 1 जनवरी और सैटरडे। तो क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मर्ज अक्रॉस के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमारे पास मर्ज अक्रॉस का फायदा क्या हुआ कि डाटा भी रहा और डाटा मर्ज भी हो चुका। तो अब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोबारा अगर आप इसको जाके Alt HBA Alt HBT से आप इसको बॉर्डर दे देंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस किस्म का डाटा और फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब ये जो फॉर्मेट आपने एक दफा तैयार कर लिया है और आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट 2 जनवरी 3 जनवरी तक ये जाता रहे, तो आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे दोबारा ये फॉर्मेटिंग शुरू कर दें। आपने करना क्या है, सिलेक्शन कर लेनी है नीचे तक और यहाँ पे माउस को लेके आना है जहां पे आपका ये एंड हो रहा है, सेल जहां पे टाइम एंड हो रहा है। और यहाँ पे जब आप कर्सर को लेके आते हैं तो यहाँ पे कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है, प्लस का साइन बन जाता है। जैसे ही प्लस का साइन बन जाए तो टू द राइट आपने ड्रैग करना शुरू कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि इस सेट और इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास काफी सारे डेट्स आ चुके हैं और हम यहाँ पे 14 जनवरी 2022 तक चले गए। अब दोबारा हमें ये फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक आप सिलेक्शन कर लें और सिलेक्शन करने के बाद नीचे आ जाएं और इसको अब Alt HBA से आप इनको बॉर्डर असाइन कर दें। ठीक है जी, ये कुछ पूछना चाह रहा है कोई? नहीं जी। अच्छा, बॉर्डर हमने इसको असाइन कर दिया और अब आपके सामने ये एक टेबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप इसमें टाइम इन करें, टाइम आउट करें और टोटल टाइम जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर दें। तो अब आपका ये फॉर्मेट तैयार है विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग सेल्स एंड रेप टेक्स्ट। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं, चले अब यहाँ पे फॉर्मेट तो बन ही चुका है, तो हम एक काम करते हैं, टाइम इन और टाइम आउट की एंट्री करते हैं और फिर उसमें से टोटल टाइम को माइनस कर देते हैं ताकि ये भी इसमें कवर हो जाए। तो टाइम जब आप इन करते हैं कंप्यूटर या आप एक्सेल में, देखिए मैं सुबह का टाइम इंटर करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, 9 लिखना है, उसके बाद मुझे कॉलन लिखना है और फिर मुझे यहाँ पे 00 लिखना है। 00 से मुराद क्या है कि ये सुबह 9 बजे यहाँ पे आ रहे हैं, इनका टाइम इन है। ठीक है, जैसे ही मैं 9 को यहाँ पे इंटर करूंगा तो ऊपर फॉर्मेट फार्मूला बार में आप देखें क्या हो रहा है, 9 और उसके साथ AM लिखा जा रहा है, 9 और साथ AM लिखा जा रहा है। और ये शख्स अगर रात को जाता है 9 बजे और मैं यहाँ पे फिर 9 बजे की एंट्री करता हूँ, अब देखें ये कब गया, आया कब, 9 AM, गया कब, 9 AM। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आया
और फिर चला गया, या फिर ये आया ही नहीं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, टाइम आउट में से टाइम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, इसने कोई टाइम नहीं लगाया। तो याद रखिएगा, टाइम आउट जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमेशा 1 के बाद हम जो है 12 के बाद हम 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, उस हिसाब से हम टाइम की एंट्री करेंगे। तो रात के 9 बजे की एंट्री हम करेंगे 21 से, और डबल 0 लगा के हम इंटर को प्रेस कर देंगे। तो अब देखें, आपने लिखा 21 और ऊपर फार्मूला बार क्या बता रहा है, 9 PM, और यहाँ पे फार्मूला बार क्या बता रहा है, 9 AM। यहाँ पे फार्मूला बार क्या बता रहा है, 9 PM। अगर इसने 8 बजे किया, 8:30 पे चला गया, तो मुझे 20 और 30 यहाँ पे एंटर करना है। ऊपर फार्मूला बार क्या बता रहा है, 8:30। और अगर ये 7 बजे चला गया, तो फिर मुझे यहाँ पे 19, और अगर ये 15 मिनट्स पे गया है तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा। तो ऊपर फार्मूला बार मुझे बता रहा है कि जी ये 7:15 रात को गया था, सुबह आया था ये 9 बजे। उसके बाद बात आ जाती है जी टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम अगर हम यहां से लेकर इसको टोटल टाइम में से टाइम इन को माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, ये हमें बता रहा है जी कि 10 घंटे और 15 मिनट्स इसने टोटल काम किया हुआ है। लेकिन हम इस किस्म का अगर यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कैलकुलेशन में चले जाएंगे, मजीद कैलकुलेशन में, तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हमें वहां पे ओरिजिनल रिप्लाई नहीं देगा, बल्कि ये हमें, अब देखें मैं इसको चाहता हूं कि 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो 500 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 500 पर आवर हमारे पास रेट है। तो उसके अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो उसने तो हमें ये वाला रिप्लाई यहाँ पे दे दिया। हालांकि ये तो हमें नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करें तो वो 500 उसके टोटल आर से मल्टीप्लाई हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे टोटल आर्स ही नहीं आ रहे। उसके लिए क्या करेंगे, आपने पेरेंथेसिस को यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पे कर देना है बंद, और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से। 24 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो टोटल आवर्स है वो है 24। 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे 6 आ चुका है। ठीक है। ये 6 को भी ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप माउस को पकड़ें, यहाँ पे नंबर में आ जाए, और कस्टम में जाने की बजाय कस्टम में जाके आप इसको नंबर कर दें। अब देखें आपके पास क्या टाइम हो गया, 10:25। इसका मतलब है कि इसने 10 घंटे और 25 मिनट काम किया है। और अगर हम एक और काम करें, यहाँ पे इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें दोबारा, तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आनी चाहिए, जो कि हम कस्टम में जाके नंबर या जनरल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल इसकी जो सैलरी है या सेल है वो यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हमने इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो एक दफा जो फॉर्मेट यहाँ पे बन जाएगा, उस फॉर्मेट को फिर बार बार हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। हम उसको सिर्फ आगे जो हमारे पास जितना भी डेटाबेस है वहां पे जाके हम फॉर्मेट को पेस्ट करते चले जाएंगे, और वो करेंगे पेस्ट स्पेशल की मदद से। इसको देखें अब यहां से अच्छा एक और बात, यहाँ पे तो आपको 9 नजर आ रहा है और यहाँ पे 19 नजर आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये 9 के साथ यहाँ पे AM लग जाए, और 19 की बजाय यहाँ पे इसका ओरिजिनल टाइम लग जाए, 7 PM लग जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये वाला मेरा एरिया जहाँ पे टाइम इन टाइम आउट हो रहा है, तो कंट्रोल 1 को प्रेस करें, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट सेल की शार्ट की है, और यहाँ से नंबर में जाने के बाद आप टाइम में आ जाए, और टाइम में आने के बाद आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी जो आपको पसंद है। लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया। सैंपल में आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा 9 AM, और ओके को प्रेस कर दें। अब देखें क्या हो रहा है, 7:15 PM। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई और जो है, यहाँ पे सुबह 10:20 पे आ गया, और रात को गया 10:20 पे, तो हम यहाँ पे फिर 22:20 करेंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या लिख रहे थे 22, लेकिन ये कन्वर्ट किस में करेगा, उसको बाकायदा आपके टाइम में कन्वर्ट करेगा। उसकी वजह क्या है कि हमने फॉर्मेट में जाके बता दिया है कि इन सेल्स के अंदर जो भी लिखा जाए उसको इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये वाला जो हमने ऊपर एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है। नीचे तक ड्रैग करने के बाद अब ये बार बार अपने फॉर्मेट को चेंज कर रहा है, तो नीचे तक ड्रैग करने के लिए हमने सिलेक्शन की कंट्रोल D को प्रेस कर दिया, और कंट्रोल 1 पे प्रेस किया, और यहां से हमने इसको जनरल में या फिर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेहतर यह है कि आप इसको जनरल में रहने दें, अगर नंबर में करेंगे तो फिर आपको यहाँ से डेसिमल को खत्म करना पड़ेगा, और ओके को प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टोटल टाइम तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ उसको 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसको 500 से मल्टीप्लाई ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है इसके यहाँ पे आर्स शो हो, तो ये आर्स इसके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है।
ये है 10 घंटे 12 घंटे, और इसको बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि सिंपल नंबर है तो इसको हम अलाइनमेंट में जाके मिडल और सेंटर कर देंगे। ये काम यहाँ तक हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से आपने कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे आगे जितना भी एरिया है उस पे आपने Alt ES को प्रेस करना है, और फॉर्मेट को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि ये फॉर्मेट अब यहाँ पे भी आता रहे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे वो फॉर्मेट आ चुका है, आप एंट्री कर दें यहाँ पे, और ये फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज कर देगा उसी फॉर्मेट के अंदर जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे, क्योंकि अब वहां पे हमने फॉर्मेट नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर रात की एंट्री करूंगा तो ये वैसे ही शो करेगा इस तरीके से, ये मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको बाकायदा टाइम के अंदर उसको कन्वर्ट करता चला जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमने जो सिलेक्शन की थी फॉर्मेट की, वो हमने यहाँ से कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जाके हमने उसको Alt ES और फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। सिंपल। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि इस फार्मूले को हम यहाँ पे भी पेस्ट करते रहें, तो ये फार्मूला है, इसको यहाँ से करें कॉपी, सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद Alt ES को प्रेस करें, और अब आपने क्या करना है, फार्मूला, तो फार्मूले को सेलेक्ट कर लें, तो ये फार्मूला यहाँ पे आ चुका है। अब जस्ट उसको वहां से वैल्यूज मिलनी है, और वो आपको यहाँ पे आर्स कैलकुलेट करके दिखाता रहेगा। आप यहाँ पे एंट्री कर दें तो ये देखें अब आपके पास यहाँ पे माइनस में चला गया। उसकी वजह क्या है कि नेक्स्ट हमने उसको अभी बताया नहीं है कि ये वापस कब जा रहा है, तो इसको रात को वापस करते हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, एक्सेल में अगर आपने टाइम को मैनेज करना हो, टाइम शीट को मैनेज करना हो, तो दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये रखना है कि आपके पास 12 के बाद 13 आएगा, 14 आएगा, जब आप इसकी टाइम आउट की एंट्री करेंगे। सुबह के लिए कोई मसला नहीं है, वो आप सिंपल एंट्री करते चले जाएंगे। दूसरा, कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, और पैरेंथेसिस में आपने दोनों सेल्स को लिखना है, क्योंकि हम उसको मैथ के उसूलों के मुताबिक बता रहे हैं कि पहले माइनस करो, बाद में उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पे एंट्रीज शुरू कर दी और लास्ट तक आ गए। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल पूरा महीना था, और पूरे महीने की हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, या पूरे महीने की एंट्री करने वाले हैं, फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है जी, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है पूरे महीने का, या जितने भी दिन आपने यहाँ पे आ, रखे हुए हैं। तो टोटल टाइम को लिखा मैंने, उसको यहाँ पे रैप कर दिया जगह की कमी की वजह से, और इसको मैंने कंट्रोल B से बोल्ड भी कर दिया। अब एक फंक्शन में आपको आज बता देता हूँ, समझ में कईयों के हो सकता ना आए, लेकिन जब आगे हम जाएंगे फार्मूलेशन में तो फिर आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। हमारे पास एक फंक्शन वो यूज होता है जी, सम इफ का। कौन सा फंक्शन, सम इफ का। वो क्या करता है, कंडीशनली आपको सम करके देता है, कंडीशनली। ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम और इफ, इसका जो कंटेंट बनता है ना जी, वो ये पहले पूछता है जी रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। वैसे तो लोग इसको वर्टिकली यूज करते हैं, लेकिन इसको हम हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली कैसे यूज करते हैं, अब ये रेंज में क्या मांग रहा होता है, रेंज वो चीज होती है जहां से आपने क्राइटेरिया देना होता है, और सम रेंज वो होती है जहां से आपने सम करना होता है। तो जो कि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया देना है टोटल टाइम का, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल रेंज हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास टोटल रेंज हो चुकी है, ये हमने टोटल रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से हमने क्या करना है, क्राइटेरिया देना है टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो हम एक काम करें ना कि यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर टोटल टाइम लिख दें, और अगर हम ये नहीं करना चाहते तो फिर हम उसको सेल रेफरेंस दे देते हैं कि इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्राइटेरिया है। तो इसको हमने ये वाला सेल रेफरेंस दे दिया है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, तो अब सम रेंज मांगेगा। तो सम रेंज हमारे पास ये है, ये वाली, यहां से इसने टोटल करना है। ठीक है, सम करना है, तो ये हमारे पास सम रेंज है। अब जस्ट आप पैरेंथेसिस को बंद कर दें और इंटर को प्रेस कर दें, तो ये देखें आपके पास टोटल आवर्स आ गए। ठीक है, अब मजीद अगर आप इसके अंदर इंट्रीज करते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये शख्स जो है ये फिर मजीद आगे यहाँ पे आता चला गया, और इस फार्मूले को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके Alt ES और फार्मूले को पेस्ट कर दिया, और मजीद इसकी यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ, तो 10 बजे की एंट्री मैंने कर दी, और रात को फिर ये 10 बजे चला गया। तो अब आप देखेंगे वहां पर 12 उसके अंदर ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। ये देखें अब ये 35 हो गया, पहले ये 23 था।
ठीक है। इस तरीके से आपके पास हर शख्स का टोटल टाइम यहाँ पे आता रहेगा उसके लास्ट में। लेकिन अब हर शख्स का कैसा आएगा, ये तो इसका आ गया जो आपके पास पहला एम्प्लॉय है जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है। कामरान जावेद का तो अभी तक नहीं आया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक काम करते हैं, आपने जब भी इस तरीके से फार्मूला लगाना हो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर, तो उसको फिर आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं उस फार्मूले को, उस फंक्शन को। अब हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो अब होगा क्या, इससे पहले दो चीजें जो है वो याद रखने की हैं, और वो क्या है कि अगर आपके पास जो रेंजेस हैं, हमारे पास एक ये रेंज थी और एक कौन सी रेंज थी, ये वाली रेंज थी जिससे हमने डाटा को सम किया है। ये दो रेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, D8 से लेकर AS8 तक और D9 से लेकर AS9 तक, ये रेंजेस हैं। इसमें से कुछ रेंजेस को आपको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट नहीं करते और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो अब आप यहाँ पे इसका इफेक्ट देखिएगा क्या हो रहा है। D9 AS9, ये देखें, वो अपनी उसने जगह ही छोड़ दी है जहां से उसको आना था। ना तो उसको टोटल टाइम मिल रहा है, ना उसको ये वाली रेंज मिल रही है। तो ऐसे सूरत में हम क्या करते हैं, इन रेंजेस को एब्सोल्यूट किया जाता है, और या लोग इसको फिक्स करना भी कहते हैं। एब्सोल्यूट करने के लिए आपको जस्ट आपकी रो और कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, और इसकी शॉर्ट की है F4। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस रेंज को एब्सोल्यूट करना है, वो हमें ऐसे पता चलेगा। ये देखें, ये हमारे पास जो रेंज है, ये जहां टोटल टाइम टाइम इन लिखा हुआ है, इसने तो सबके लिए आना है, सबके लिए। तो इसका मतलब है कि D8 से लेकर और AS8 तक हमें इस रेंज को एब्सोल्यूट करना है। तो एक दफा F4 को प्रेस करेंगे, फंक्शनल की का F4, तो अब देखें ये एब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल टाइम है जहां पे ये AU के अंदर लिखा हुआ है, इसको भी सबके लिए एक जैसा है, तो इसको भी F4 के जरिए हम एब्सोल्यूट कर देंगे। और ये वाली जो रेंज है, ये सबके लिए नहीं है, ये हर एक के लिए वेरी कर रही है। जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये एम्प्लॉय को चेंज करती रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसको सिर्फ इंटर को प्रेस कर देंगे, तो देखें अब क्या है जी, D8 से लेकर AS8 तक, और नीचे यहाँ पे क्या हुआ है, D9 हुआ है। लेकिन अब अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं या डुप्लीकेट करते हैं, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वो रेंजेस चेंज हो रही हैं जो रेंजेस हमें चाहिए। बाकी रेंजेस उसी तरीके से फिक्स हैं, एब्सोल्यूट हैं, वो वहां से चेंज नहीं हो रही। अब आपके पास ये सारा एक फॉर्मेट और डिजाइन तैयार हो चुका है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके उसकी एंट्री करनी है, टाइम इन टाइम आउट की, और यहाँ पे उसका टोटल टाइम निकलता रहेगा। और टोटल टाइम निकलने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी टोटल सैलरी भी बनती रहे, तो आप उसको यहाँ पे सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 500 पर आवर उसका रेट है, तो इसको हमने 500 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल सैलरी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलती आ रही है। अब आपके पास ये वाला एक डिजाइन बन चुका है, तो इसको जरा नीचे तक करें, और उसके बाद फिर आप इसको बॉर्डर असाइन कर दें। इसको भी आप थिक बॉर्डर असाइन कर दें, दरमियान में जो है इसको आप खाली छोड़ दें। डिजाइन के तौर पे इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये जो सेल है और टोटल टाइम है, इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर दें, और यहाँ पे आप इसको मिडिल में अलाइन कर दें। ठीक हो गया। अब यहां तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो आप कर सकते हैं जी। टाइम इसका रह गया जी 2:34, टाइम रह गया जी 2 मिनट और सर जी, ये 32। जो टाइम इन और टाइम आउट आपने एक एक बार लिखा, अगर हमें दो बार लिखना पड़े, जैसे टाइम इन हमारी मॉर्निंग है, टाइम आउट लंच ब्रेक के लिए जा रहा है, आफ्टर 2 आवर या 1 आवर वो रिटर्न आ रहा है, उसके बाद फिर दोबारा टाइम इन और टाइम आउट करना पड़ा। हाँ तो देखें, अब काम तो आपने बढ़ा दिया ना। जी। इतना बड़ा काम कौन करता है कि लंच के लिए भी वो टाइम आउट करे और फिर आगे दोबारा फिर आए, तो नहीं, टू बी नॉर्मली तो ऐसा ऑनेस्ट नहीं मैं होता। नहीं टू बी ऑनेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा। जी। वैसे जो सुबह आ गया यार, उसने शाम को ही जाना है। नहीं, हमारे यहाँ ये ऐसा होता है क्योंकि मेरी अच्छा, शिफ्ट जो है ना, उसके मेरे लिए, मैनेजर बना के देता उसके है लिए मुझे। अच्छा, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको ये करना जी। पड़ेगा कि ये शख्स जो है, ये आसिफ की मिसाल लेते हैं ना, इसने टाइम जी। आउट कर दिया, फॉर एग्जांपल 9 बजे आया और ये 12 बजे चला गया, ठीक है, जी। तो इसके तीन जी। घंटे हो गए। अब जी। दोबारा फिर ये आया 2 बजे, इसने 1 घंटे का रेस्ट किया या 2 घंटे का रेस्ट किया, ठीक है। तो फिर जी। आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी बात है आप इस काम को रिपीट करेंगे ना। F4 को जी। प्रेस करें, दो आप कॉलम मजीद इंसर्ट करें, और यहाँ पे टाइम इन और टाइम आउट जो है वो फिर यहाँ पे लिख दें, ठीक है। जी। अब ये फिर आ गया है और इसने 2 बजे एंट्री दे दी है,
जी और अब ये कब जा रहा है जी, रात को जा रहा है 5 बजे। तो 5 बजे को हम कैसे लिखते हैं, 17 में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जी इसका टाइम। अब ये टाइम टोटल और ये टाइम टोटल, इसको आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई प्लस करना पड़ेगा, किसको, इन दोनों को। मतलब ये जो फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ था ना, ये वाला फार्मूला, इसको आपने जस्ट जी यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जी दरम्यान में प्लस का साइन लगा देना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। लेकिन रेंजेस आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास कौन कौन सा हो रहा है, अब आपके पास जी हो रहा है, मेरा ख्याल है जी और एफ, ठीक है, यही हो रहा है ना, जी 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 और एफ जी। कॉलम। तो अब आपने इस दोनों को आपस में प्लस कर दिया, तो देखें 18 घंटे हो गए ना उसके, ठीक है। सही है या गलत है? नहीं सर। अच्छा, गलत हो गया। जी, क्योंकि आपने मुझे ये दो लगा गलत हो गया। जो ये जो आपने टू, हाँ ये वाला, ये 2 AM लिखा ना आपने, यहाँ पे 2 PM चाहिए था टाइम इन के लिए। हाँ, ये देखा ना, ये बात होती है अक्लमंदी की। मतलब यहाँ पे मुझे जो है अब लिखना चाहिए था 14, ऐसा ही था ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही। टाइम के फॉर्मेट को आपको पता लग गया कि टाइम को कैसे यहाँ पे इंटर किया जा सकता है। अब बात होती है जी डेट की, कि हम डेट को कैसे इंटर कर सकते हैं, ठीक जी है। हमारे पास टाइम एंड डेट, ये दोनों बहुत ही अहम है। कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वो टाइम डेट इंटर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये उन्होंने डेट इंटर की अपनी तरफ से, उन्होंने डेट इंटर कर ली, दूसरी जगह पे फिर एक और डेट इंटर की और इस तरीके से कर दिया। फिर वो इसमें से माइनस करने निकले होते हैं, तो ये काम हो रहा होता है। आज सुबह भी मुझे एक लड़के ने ई डेट का फंक्शन पूछा, मैंने उसको बताया, तो फिर उसने यही काम किया हुआ था और उसके पास एरर आ रहा था वैल्यू का। वैल्यू का एरर कब आता है, जब आपके फंक्शन को वैल्यू ना मिल रही हो, वैल्यू गलत हो, उस वक्त उसको वैल्यू का एरर आ जाता है। तो ये जो हम्म डेट है ये वाला, एक्सेल असल में इसको डेट पढ़ता नहीं है, एक्सेल इसको टेक्स्ट ही पढ़ता है, ठीक है। एक्सेल में या हम्म एक्सेस में आपको जब डेट या टाइम इंटर करना पड़ता है, तो आपको सेम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डेट को इंटर करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास, जब कैलकुलेशन की तरफ चले जाएंगे, तो फिर आपके पास मसाइल आएंगे। बास टाइम क्या होता है कि आपने ये डेट लिखा या फिर कोई और डेट लिख दिया और आपने उसको ईमेल कर दी शीट को किसी दूसरी शख्सियत को, और जब उसके पास गया तो उसके पास डेट का फॉर्मेट डिफरेंट था। तो क्या हुआ, वहां पे डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। तो हुआ क्या कि आपने जो दरम्यान में 12 दिसंबर लिखा हुआ था या जनवरी लिखा हुआ था, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो 1 दिसंबर हो गया, तो वहां पे वो 1 जनवरी हो गया, ठीक है। जब उसने वहां पे एंट्री की तो काम हो गया गलत। तो इन सारों चीजों से बचने के लिए डेट को समझना बहुत जरूरी है। हो गया जी। हम्म अब देखें यहाँ पे जब हम डेट की एंट्री करेंगे तो सिंपल काम करेंगे। मैं अगर यहाँ 12 दिसंबर लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना है, 12 और दिसंबर और फिर 2022। तो ये ऑटोमेटिकली जिस फॉर्मेट में जाना चाहेगा उस फॉर्मेट में चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखना है 13 जनवरी, तो मैं लिखूंगा 13 जनवरी और 2022। तो जिस फॉर्मेट में ये बाय डिफॉल्ट जाएगा उसमें ये चला जाएगा। अब ये फंक्शन जो मैंने ऊपर लगाया था, रिकॉर्डिंग ऑन है जी जवाब। अच्छा, और इस फंक्शन को मैं नीचे अगर पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे आपके पास रिप्लाई आ चुका है। अगरचे माइनस में आया है लेकिन आया तो है, उसने एरर तो नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ आपका यहाँ पे डेट, डेट की शक्ल में लिखी गई, डेट के फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद है, आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये वाला फॉर्मेट नहीं पसंद, मुझे तो ये वाला फॉर्मेट पसंद है, फॉर्मेट भी ये पसंद है और कैलकुलेशन करना भी पसंद है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपके थोड़ी देर पहले कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल के लिए बताया था। आपको फॉर्मेट सेल में जाना पड़ता है और यहाँ पे आपके पास है जी डेट का फॉर्मेट। ये काफी सारे फॉर्मेट यहाँ पे हैं, आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करें तो आपका ये जो डेट जहां जहां तक आपने सिलेक्शन की है ये उस फॉर्मेट के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लिया या फिर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, तो अब आप देखेंगे, या ये वाला, तो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया गया है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आपको जाना पड़ेगा कस्टम में। और कस्टम फॉर्मेटिंग एक पावरफुल जो है वो टूल है जिससे आप काफी सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले डे, तो आपको यहाँ पे डी लिखना है। उसके बाद आपको पसंद है डॉट का साइन या डेसिमल का साइन, तो आपको डेसिमल लगाना है।
फिर आपको यहाँ पे लिखना है M, और फिर आपको लिखना है डॉट, और फिर लिखना है Y। ठीक है, अब जस्ट आप इसको ओके को प्रेस करेंगे तो आपका डेट उस फॉर्मेट के अंदर आ चुका है जो फॉर्मेट आप चाह रहे थे, लेकिन ये टेक्स्ट है और ये क्या है, डेट है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रही और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। तो एक्सेल में जिस सेल के अंदर हम जो कुछ इंटर करेंगे हमें उसका फॉर्मेट उसके लिए बनाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जी यहाँ पे हम लिखें तो टेक्स्ट और इसको फॉर्मेट करें नंबर के लिए, तो इंटर तो हो जाएगा, लेकिन फिर होगा क्या, जब कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से डेट के फॉर्मेट को कस्टमाइज करने के लिए कंट्रोल 1 को प्रेस किया और यहाँ से कस्टम में गए और यहाँ पे आपने डी लिखा। अगर मैं इस डी को यहाँ पे डबल डी करूंगा तो कोई असर हो रहा है, सैंपल में नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ट्रिपल करूंगा तो असर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं एक और डी प्रेस करूंगा तो ये मंडे को फुल कर देगा। ठीक है, अगर मैं एम को डबल करूंगा फिर एक ट्रिपल करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे डीईसी आ गया, लेकिन अगर मैं एक और दफा करूंगा तो अब दिसंबर पूरा हो चुका है। अब देखें आपके पास फॉर्मेट क्या आएगा, ये वाला फॉर्मेट, मंडे दिसंबर 2022। अगरचे मैं यहाँ पे क्या करूं, डेट लिखूं, कोई भी लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2021 लिख लूंगा, लेकिन ये इसको उस फॉर्मेट के अंदर चेंज करता चला जाए। अब ये है जी 5 सितंबर 2021, तो ये उसको उस फॉर्मेट के अंदर खुद ब खुद चेंज करता चला जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल 1 और उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग, और नहीं तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे डेट्स यहाँ पे फॉर्मेट बने हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो अभी हमने कस्टमाइज किया था, अगर आपके पास एक डेट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 14 अगस्त 1947, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इस डेट को डे क्या था, तो एक तो मैंने आपको ऊपर फंक्शन बताया, ये वाला टेक्स्ट का फंक्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। दूसरा क्या है कि आप इसको कस्टम फॉर्मेट में चले जाएं और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डी को लिख दें। आप देखेंगे यहाँ पे आपने तो लिखी डेट, लेकिन इसने आपको क्या बताया कि 14 अगस्त 1947 को क्या था, थर्सडे था। और अगर आप यहाँ पे डेट चेंज करते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि जी 25 जन 2050 में क्या डे होगा, तो ये आपको बताएगा कि ट्यूसडे होगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको क्या डे था, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा जी कि क्या डे था, मंडे था। ठीक है, तो आप कस्टम फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और आप उसको फंक्शन के जरिए भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो सेल है या कॉलम है उसमें आप नंबर्स को इंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूं करंट डेट को इंटर करने के लिए, और वो है टुडे का फंक्शन। इसको हम सिर्फ पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करते हैं तो आज की डेट एज पर सिस्टम आ जाती है। सिस्टम में जो डेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है, सिस्टम की जो डेट है। लेकिन ये जो डेट मैंने यहाँ पे ली है ये टुडे है, मतलब कल के लिए जब मैं सिस्टम को ओपन करूंगा तो यहाँ पे 27 होगा, मैं परसों आके ओपन करूंगा तो यहाँ पे 28 होगा, अगर मैं 10 दिन के बाद आके ओपन करूंगा तो जो 10 दिन के बाद डेट होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। और ये तो था हमारे पास फंक्शन डेट का। लेकिन अगर आप एक हमारे पास शॉर्ट की है, और अगर शॉर्ट की के जरिए आप टाइम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको जस्ट करंट डेट को प्रिंट करके दे देता है। करंट डेट को क्या करता है, प्रिंट करके दे देता है, और वो क्या है, कंट्रोल और कॉलन का साइन। कॉलन आपके बिल्कुल इंटर के बटन के सेकंड लास्ट वाला बटन है, इंटर के बटन के लेफ्ट साइड पे दूसरा बटन है कॉलन सेमी कॉलन, जिसके ऊपर ये और ये बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला बटन, तो ये क्या है, शॉर्ट की इसकी क्या बन रही है, कंट्रोल CTRL और प्लस कॉलन का साइन, ये वाला। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की है। ये डेट जो हमने लिखी है 26, और ये इन दोनों में फर्क ये है कि ये चेंज नहीं होगी, ये यहीं पे रहेगी और ये डेली आगे चेंज होती रहेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के लिए हम 9 को यूज करते हैं। आज के टाइम, अभी के टाइम के लिए, इसका टाइम है 8:50, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंटर करूंगा तो ये मुझे टाइम दे रहा है, लेकिन फॉर्मेट साथ ये वाला फॉर्मेट सिलेक्टेड है तो लिहाजा उसने आपको डेट भी यहाँ पे दे दी है। अगर मैं टाइम की शॉर्ट की लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि टाइम की शॉर्ट की से मैं यहाँ पे टाइम ले लूँ, अच्छा, और होगा क्या, ये जो हमने यहाँ पे
9 से जो हमने टाइम लिया है ये चेंज होता रहेगा। थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसमें सेकंड्स डाल देता हूं तो ये सेकंड को साथ साथ चेंज करता रहेगा। लेकिन जब मेरे सिस्टम का टाइम अब चेंज हो चुका है, जैसे ही मैं कैलकुलेशन करूंगा या F9 को प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अब टाइम चेंज हो चुका है। लेकिन जो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन का साइन है उसको प्रेस करें तो ये जो इसने टाइम दे दिया है 8:51 PM का, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। नाउ का जो टाइम है ये चेंज होता रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसके फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप टाइम पे चले जाएं और ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दें तो ये आपको यहाँ पे उस फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में आपको टाइम चाहिए था। ठीक हो गया। और अगर आपके पास अब टाइम थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा तो आप जैसे ही कोई कैलकुलेशन करेंगे या सेल को चेंज करेंगे तो आपके पास ये वाला टाइम चेंज हो जाएगा और ये वाला टाइम जो है ये चेंज नहीं होगा। इस तरीके से कल आएंगे तो ये वाली डेट चेंज नहीं होगी, ये वाली डेट कल 27 हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम किसी ठीक है। नंबर, किसी सेल के अंदर हम नंबर को एंटर करना चाहते हैं, नंबर को, तो नंबर क्या है जी, 1 2 3, ये भी नंबर है। आप देख रहे हैं साथ साथ ये टाइम चेंज कर रहा है। अब और भी हमारे पास नंबर्स हैं, जी। मतलब मैं यहाँ पे अगर नंबर लेना चाहता हूँ तो रैंड बिटवीन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 100 से लेकर और 200 तक मुझे नंबर्स चाहिए, तो कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो नंबर्स तो आ गए। तो अब मेरे पास 153 से लेकर 181 तक यहाँ पे नंबर रैंडमली आ चुके हैं। जब हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जनरल के बाद है जी नंबर। ये नंबर आपको बता रहा होता है जी कि आपने ये वाला सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, आपका नंबर इस सैंपल में आ सकता है। अगर आप ओके को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको 2 0 चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो सैंपल में भी आपको रिमूव होता हुआ नजर आएगा। सेपरेटर आप लगाना चाहते हैं आफ्टर 1000 तो आपको यहाँ पे यूज सेपरेटर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि हर 1000 के बाद आपको एक सेपरेटर लग जाए। होता क्या है कि अगर हमारे पास अमाउंट्स बड़ी हो, मैं अगर यहाँ पे बड़ी अमाउंट्स ले लेता हूँ, मतलब 100,000 कर देता हूँ और इसको मैं 200,000 मतलब 2 लाख और 1 लाख के दरमियान में, और कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो अब हमारे पास वैल्यूज बड़ी आ चुकी हैं। अब अगर वैल्यू इससे भी बड़ी हो या इसको भी पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए हमें सेपरेटर का यूज जरूर करना पड़ता है। तो कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद आप नंबर को यूज करें और फिर आप यहाँ पे यूज सेपरेटर भी करें और डेसिमल को आप खत्म कर दें। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है नेगेटिव नंबर्स। अगर इन नंबर्स में से कोई नंबर नेगेटिव हो जाए तो फिर उसका कलर कैसे होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी रेड होना चाहिए इस तरीके से। तो ओके को प्रेस करें। अब आप देखेंगे एवरी 1000 के ऊपर आपको सेपरेटर नजर आ रहा है, मतलब 966,000 और 774 है आपके पास यहाँ पे, और 856,000। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 1000 के बाद सेपरेटर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे भी। और अगर आप ये जो हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किए थे और कंट्रोल 1 को हमने प्रेस किया और अब आप चाहते हैं कि जी कोई नंबर जो है उसको माइनस में जाना चाहिए, तो माइनस में नंबर्स को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं कहता हूँ जी ये मेरी सेल है और ये मेरी अमाउंट रिसीव्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये टोटल सेल है और अमाउंट रिसीव्ड में जाके मैं क्या कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इसका जो है मैं ले लेता हूँ जी 95%। तो ये मेरे पास 95% रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा क्या, बैलेंस। बैलेंस क्या आएगा, सेल माइनस अमाउंट रिसीव्ड, ये मेरे पास बैलेंस बन रहा है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मैंने कर दिया ड्रैग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास बैलेंस है इस पे मैं कंट्रोल 1 में जाके कहता हूँ कि जी मुझे यही वाला फॉर्मेट चाहिए जो सेलेक्टेड है, लेकिन मेरे पास अगर नंबर नेगेटिव हो जाए तो उसका फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए, ये ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 रेड। बाज लोग आपको क्वेश्चन करते हैं जी कि अगर नेगेटिव नंबर है तो वो रेड में कैसे शो करेंगे। आप यहां से भी कर सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम जाएंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट यहाँ से ओके को प्रेस करें। अब यहाँ पे कोई नंबर नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में नंबर कब होता है, जब आपके पास पैसे या ज्यादा आते हैं या कम आते हैं। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं 105% करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको नेगेटिव में जाना चाहिए ना, तो ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, क्या हुआ कि इस शख्स ने देने थे इतने और इसने दे दिए ज्यादा पैसे, तो हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट आई वो क्या है जी, 16,614। ये हमारे पास ज्यादा अमाउंट आ गई जो कि माइनस में चली गई। माइनस में क्यों चली गई, कि पहले इसने हमारे देने थे अब हमने इसके देने हैं। ठीक है, तो हम माइनस में हो गए ना, तो इसलिए इसने इसको रेड में कर दिया।
बाद लोग आपसे ये पूछते हैं कि जी अगर वैल्यू जो है वो आपकी जीरो से नीचे चली जाए या माइनस में चली जाए तो ठीक है, फिर आप उसको रेड में शो कर देते हैं। तो माइनस में वैल्यू कब जाती है? जब उसकी वैल्यू जीरो से नीचे हो जाती है। मतलब आपके पास 1 रुपया मौजूद था यहाँ पे, और फिर आपने 1 रुपया किसी को दे दिया तो आप हो गए जीरो। अब आपने किसी से 1 रुपया ले लिया तो अब ये क्या है जी? ये आपका माइनस है, क्योंकि अब आपने ये देने हैं। तो जीरो से क्या चले गए? आप माइनस में चले गए। तो अब आप क्या होंगे? यहाँ पे आपको रेड एंट्री होनी चाहिए कि ये रेड में शो होता रहे। तो आपके पास फॉर्मेट में और नंबर में ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ से नेगेटिव नंबर्स को रेड में शो कर सकते हैं। ठीक है। करेंसी अकाउंटिंग, करेंसी और अकाउंटिंग और नंबर तकरीबन एक चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों के अंदर। मतलब अगर मैं करेंसी की बात करूं और अकाउंटिंग की बात करूं तो इसमें आपको सैंपल नजर आ रहे होंगे। ये यहाँ पे पूरी दुनिया के सैंपल हैं करेंसी के। ठीक है, आपको डॉलर का सैंपल नजर आ रहा है, आपको रियाल का आ सकता है, आपको दिनार का आ सकता है। जो भी है आपके पास यहाँ PKR दस्तयाब है। अगर आप पी को प्रेस करते रहें तो आपके पास PKR यहाँ पे आ जाएगा। PKR सेलेक्ट कर लें। और ये जो RS आ रहा था, तो ये RS होता नहीं है, आपके पास नहीं होगा और ये करना पड़ता है। ये मैंने इसकी सेटिंग में जाके किया हुआ है, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि आपके पास किसी ऐसे मुल्क में अगर आप रहते हैं जहां पे आपके पास करेंसी एक्सेल में नहीं है और आप करेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो करेंसी का साइन कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। कल हम दोबारा फॉर्मेट को पढ़ेंगे और आगे फिर कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हम कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम कल दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक है करना जी, था बहुत कर शुक्रिया। सकते हैं। और ओके, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन तो सर जी बहुत हैं, कल देखेंगे। अच्छा, लिख लें आप लिख लें फिर आप करते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन तो बहुत हैं सर जी, लेकिन चलिए कल देखते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके ओके। ओके जी, चलिए, थैंक यू। ओके, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम हाफिज। साहब। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम।